जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे गए, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव जो है ना, ये किसने रखा था। चलिए बताइए। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइएगा आप यहाँ पे, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था। तो याद रखेंगे ये रखे हुए थे विनोबा भावे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, विनोबा भावे होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप कि पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणियों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणियों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो इसके लिए स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट का सामान्य स्रोत नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट का सामान्य स्रोत नहीं है। तो अंडे नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, अंडे नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में सेल्यूलोज का मुख्य कार्य जो है क्या है। तो मानव शरीर में सेल्यूलोज का मुख्य कार्य क्या है। तो क्या है, मल त्याग को सुगम बनाना। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है 20 सही जवाब दिए गए हैं। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे। प्रश्न है कि 1 ग्राम वसा कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा जो है प्रदान करती है। चलिए बताइए। ये सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है साथियों। क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर लीजिएगा, नए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए 1 ग्राम वसा कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे 9 किलो कैलोरी। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में वसा का कार्य नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में वसा का कार्य नहीं है। तो यहाँ पे आंतों के बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। आगे देखिए। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि शरीर को किस प्रकार के पोषक तत्व की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। तो शरीर को किस प्रकार के पोषक तत्वों की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट के। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज कहाँ जो है संग्रहित होता है। तो शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज कहाँ संग्रहित होता है। तो ये होते हैं यकृत में। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है। चलिए बताइए। तो निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो यहाँ पे कौन है। तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके विटामिन। ऑप्शन सी कीजिएगा, विटामिन होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा कि प्रोटीन की मूल इकाइयाँ जो है क्या है। तो प्रोटीन की मूल इकाई क्या है। तो प्रोटीन की मूल इकाई होता है अमीनो एसिड। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, अमीनो एसिड होगा। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि खाद्य स्रोतों से किस प्रकार के अमीनो एसिड प्राप्त किए जाने चाहिए। चलिए बताएंगे। तो खाद्य स्रोतों से किस प्रकार के अमीनो एसिड प्राप्त किए जाने चाहिए। तो आप बताएंगे इससे जो है आवश्यक अमीनो एसिड जो है प्राप्त किए जाने चाहिए। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न देखेंगे ना। 30 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का स्रोत नहीं है। तो यहाँ पे प्रोटीन का स्रोत कौन नहीं है। मूंगफली का तेल, ये नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, शरीर में एंजाइमों का मुख्य कार्य जो है क्या है। तो शरीर में एंजाइम का मुख्य कार्य होता है पाचन। ऑप्शन सी कीजिएगा, पाचन होता है। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रोटीन का नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रोटीन का नहीं है। तो आप बताएंगे यहाँ पे ऊर्जा भंडारण, ये प्रोटीन का कार्य नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ पे
सी कीजिएगा सही जवाब। ये ऊर्जा जो भंडारण है ये प्रोटीन का कार्य नहीं है। साथियों क्लास में आगे बढ़े उनसे पहले मैं आपके यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के एग्जाम के लिए बेस्ट बुक के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं। जैसे कि साथियों आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये आपके यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के एग्जाम के लिए बेस्ट बुक है और ये आपके चक्षु कम्युनिकेशन द्वारा प्रकाशित की गई बुक है जो आपके यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप भी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट बुक है, आप इसको ले सकते हैं और अपनी तैयारी जो है आप अच्छे से कर सकते हैं। तो साथियों ये बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट बुक है, आप इसको ले सकते हैं। जबकि साथियों इस बुक के खासियत की बात करें तो साथियों इस बुक में आप देखेंगे कि पहले आपके खंड 1 दिए गए जिसमें भारतीय इतिहास यानी भारतीय इतिहास से जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे उनको क्या है तो यहाँ पे आप देखेंगे पूरे यहाँ पे आपको समरी यानी कि एक्सप्लेन के साथ दिए गए हैं, यानी कि आप पूरे एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे पहले इसको, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छा हो पाएगा। और इतना करने के बाद आपको इसमें आगे क्या मिलेंगे तो जब आप एक्सप्लेन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो इसमें आपको वन लाइनर भी मिलेंगे, यानी कि इसमें आपको वन लाइनर के लिए ये सब देख सकते हैं वन लाइनर है, ये सब वन लाइनर के लिए आपको इसमें प्रैक्टिस सेट देंगे। उसके बाद इतना जब आप कर लेते हैं वन लाइनर भी अगर आप कर लेते हैं तो आगे जो है ना आपको प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू भी मिलेगा। यानी चलिए हम आपको एमसीक्यू दिखाते हैं कि जिससे कि आप अपना प्रैक्टिस सेट कर पाएंगे और अपनी तैयारी को अच्छा से कर पाएंगे। जैसे देखिए साथियों यहाँ पे प्रैक्टिस सेट के लिए आपके यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो कि आपके यहाँ पे देख सकते हैं साथियों ये क्वेश्चन दिए गए हैं और ये सभी क्वेश्चन जो है आपके पूछे गए क्वेश्चन है जो कि आपके यूपी ट्रिपल एससी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस बुक को आप ले सकते हैं यदि आप यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं। तो इतना कर लीजिएगा आप, तो आप लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में आप देखेंगे आपको उत्तर माला मिलेंगे जिससे कि आप अपना आंसर देखेंगे कि कितना क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं। यानी आप इस बुक को ले सकते हैं अगर यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए फिर हम अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रश्न जो है ना हमसे आगे क्या पूछा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम सभी लोग देखते हैं यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं आपसे कि चेचक के टीके का आविष्कार जो है ना किसने किया था। चलिए बताइए, तो चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, तो एडवर्ड जेनिर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे कि पानी की अस्थायी कठोरता को कम करने के लिए उसमें जो है कौन सा घटक जो है मिलाया जाता है। तो पानी की अस्थायी कठोरता को कम करने के लिए उसमें कौन सा घटक मिलाया जाता है, तो इसमें मिलाए जाते हैं आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला नंबर प्रश्न है कि कौन सा मिश्र धातु तांबे और टीन से बना है, तो कौन सा मिश्र धातु तांबे और टीन से बना है, तो ये हो जाएंगे कांस्य, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, प्रश्न है आपसे कि केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है वह कौन सा क्षेत्र अधिकार है, तो वह हो जाएंगे आप सभी लोग का मूल अधिकार, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, मूल अधिकार है। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है आपसे कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को उसके द्वारा किए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनः विलोकन हेतु अधिकृत करता है, तो ये करते हैं कौन सा अनुच्छेद, तो आप बताएंगे ये अनुच्छेद 137 करते हैं, ऑप्शन आपका ए जो है सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे कि संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है, तो संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का जो अधिकार है यह अधिकार किसका होगा, तो यह अधिकार राष्ट्रपति को है, ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 23 कि कौन से संशोधन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं, तो कौन से संशोधन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए, तो ये जोड़े गए हैं आपके कौन से में, तो ये जोड़े हैं आपके 42वें संविधान संशोधन में, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो भारतीय संविधान में आपको पता है कितनी अनुसूचियां हैं, तो भारतीय संविधान में अभी आपके 12 अनुसूची हो गए हैं, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न देखेंगे आप भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो है ना प्रदान करता है। चलिए बताइए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है,
तो ये हो जाएंगे अनुच्छेद 21A। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, अनुच्छेद 21A है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुफ्त कानूनी सहायता और सामान्य न्याय का प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुफ्त कानूनी सहायता और सामान्य न्याय प्रदान करता है? तो ये हो जाएंगे आपके अनुच्छेद 25। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, अनुच्छेद 25 होगा। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान के कौन सा अनुसूची में विरोधी दल बदल अधिनियम से संबंधित प्रावधान जो है शामिल है? तो ये शामिल हो जाएंगे कहाँ पे? तो ये हो जाएंगे 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, 10वीं अनुसूची में होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपना कार्यकाल को समाप्त होने से पहले अपना पद त्याग करना चाहें तो वो अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करेंगे? तो वो अपना त्याग पत्र देंगे किसे? तो यहाँ पे क्या पूछा, यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले अगर अपना त्याग पत्र करना चाहें तो अपना त्याग पत्र किससे करेंगे? तो आप बताएंगे लोकसभा अध्यक्ष को। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, लोकसभा अध्यक्ष को। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 29 क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है प्रस्तुत किया गया है? तो ये प्रस्तुत किए गए हैं अनुच्छेद 112 के तहत। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, जीवी मावलंकर। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि जो व्यक्ति सांसद न हो क्या उससे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो आप बताएंगे कि जो भी व्यक्ति सांसद ना हो क्या उससे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो आप बताएंगे हाँ, पर उससे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना होगा, या चाहे लोकसभा के बने या राज्यसभा के। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निवृत्त होने की अवधि क्या है? तो इनकी अवधि होगा प्रति 2 वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, प्रति 2 वर्ष होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणाली में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? तो इसमें किए गए हैं आपके शून्यकाल। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, शून्यकाल होगा। अगला नंबर प्रश्न है कि संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे। तो बिना बताए 60 दिन से ज्यादा अनुपस्थित होते हैं तो उनकी सदस्यता जो है ना खत्म हो जाएगी। अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रश्न है कि लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्षों तक बढ़ाया गया था? तो लोकसभा का जो कार्यकाल है ये कितने बार 6 वर्षों तक बढ़ाए गए? तो ये 1 बार बढ़ाए गए हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1 बार बढ़ाए गए। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।